Welcome to all of you at the launch of Anant Rag, Infinite Verse, a book of poems by Amit Khanna. Amit Khanna, as many of you would know, wears many hats. He has been in the media and entertainment business for over 4 decades. A Delhi boy, he went to Bombay in the 60s to work with Devanand. He went on to write over 400 film and non-film lyrics. He set up Plus Channel, India's first integrated media company, in 1989 and has been chairman of Reliance Entertainment since the year 2000. A 61-year-old bachelor, Amit Khanna seems to be married to his work, and this is the first time he has taken a break to shape and collect his work. Amit wrote the poems originally in Hindi and has translated them into English himself. I would like to welcome Javed Akhtar, Prasoon Joshi and Shabana Azmi for being here to launch this book. Javed Saab, Prasoon and Shabana are some of the most popular speakers at this festival year after year and do not need any introduction at all. We are grateful to Namita Gokhale, distinguished author, publisher and co-director of this festival, for agreeing to showcase the book here. And finally, I would like to welcome Nilesh Mishra, author, journalist, poet, lyricist and now a radio personality who will moderate this event. But before Nilesh does so, may I request all the speakers to formally unveil the book. Over to you, Nilesh. थैंक यू अमित। बहुत ही अनूठा प्रयोग है, वेरी इनोवेटिव एफर्ट कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में कविताएं हमको मिलती हैं इस किताब में, इसलिए मैं दोनों भाषाओं के बीच में कूदता रहूँगा। जावेद साहब और प्रसून, कवि कैसे रहता है बॉलीवुड में? कुंठित रहता होगा, तकलीफ में रहता होगा। कवि तकलीफ में तो हर जगह ही रहता है। अगर जिसे आप बॉलीवुड कह रहे हैं, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है, वहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो सच तो ये है कि दुनिया में कहीं भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और अगर सब कुछ वैसा हो जाए जैसा होना चाहिए तो शायद फिर कवि बहुत कम हो जाएंगे। कवि तो तभी तक हैं जब तक उलझन है, दुख है कि ऐसा क्यों नहीं है और वैसा क्यों नहीं है, तभी कविता होती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है अपनी अमित खन्ना साहब के इंट्रोडक्शन में कि शायर वो भी है जो लिखता है। शायर और शायरी का रिश्ता भी अनोखा है, आपने लिखा है। शायर वो भी है जो शायर है और वो भी जो शायर न हो सका। बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। प्रसून, आपका क्या ख्याल है कि हम जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लिखते हैं अक्सर हुक लाइन्स की डिमांड होती है। अमित जी, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, बहुत बेहतरीन गानों के गीतकार भी रहे हैं और रेनेसॉ मैन है एकदम सही सेंस में। लेकिन क्या जो हमारे अंदर का कवि है कुलबुलाता है, चाहता है कि सिर्फ हुक लाइन और रिंगटोन की जो गुलामी है उसके आगे भी कहीं हम अपनी आवाज़ लिख पाएं? बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पर ऐसे बहुत कम लोग हैं और जब जब ऐसे लोग आए हैं तब एक नई आवाज़ बुलंद हुई है। और मुझे तो लगता है, मैंने तो हमेशा फिल्मी गीतों के माध्यम को एक प्लेटफॉर्म की तरह समझा है, क्योंकि वक्त बदला लेकिन कविता की ज़रूरत नहीं बदली जी। कविता की ज़रूरत समाज को अभी भी उतनी है जी, पर किस फॉर्म में वो उसको कंज्यूम करती है ये बदल गया। शायद हम आज से 100 साल पहले होते और फिल्में नहीं होती तो शायद हम लोग कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में पढ़ रहे होते, लेकिन कवि के कहने की ज़रूरत बंद नहीं हुई है और लोगों की सुनने की ज़रूरत बंद नहीं हुई है। जी, बहुत सही। और अमित जी, आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा ये मानना है कि अक्सर हम कम्युनिकेटर्स एज अ कम्युनिटी कहते हैं कि फिल्मों में या वो गीत जिनका आप भी पिछले सेशन में जिक्र कर रहे थे, कुछ जिनकी जो तकलीफ हो सकता है हमें से कुछ लोगों को दें,
वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि लोग वही चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को दोष देना एज अ लिसनर कि आप क्या ये है कि लोग वही चाहते हैं, या क्या ये है कि हमने वो देना बंद कर दिया उनको जो खरा था, वो जो थोड़ा और ज्यादा सच्चा था, कि हम हमेशा जो दोष है ये क्यों माने कि यार यही बिकता है। आपके बाजार में, आपके स्टॉल में शायद अगर और चीजें भी होती तो क्या आपका ये सोचना है कि इज इट एज अ कम्युनिकेटर कम्युनिटी हमने कहीं कमी रही है, बेहतर कर सकते थे? डेफिनेटली आई थिंक इसमें क्या है कि आप अगर जैसे सुबह के 2 सेशंस में जावेद साहब ने जिक्र किया और पिछले सेशन में प्रसून और शबाना ने भी डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे यहाँ एंटरटेनिंग म्यूज़िक नहीं होता था। आप जाइए गुरुदत्त की फिल्मों में भी आपको जो आजकल आइटम सॉन्ग कहे जाते हैं वो मिलेंगे, और वो साहिर ने लिखे हैं और उसमें आपको शायरी मिलेगी। इसी तरह आप राज कपूर की फिल्मों में देखिए तो या बिमल रॉय की फिल्मों में देखिए, काफ़ी सेंसुअलिटी थी। मतलब अगर आप देखा जाए तो मधुमती का गाना जो है जो शैलेंद्र ने लिखा था कि हाय हाय रे चढ़ गया पापी बिछुआ, क्या वो अश्लील है, क्या वो इनसेंसिटिव है? नहीं, लेकिन वो इरोटिक ज़रूर है। और इसका मुख्य कारण ये है कि आज इरोटिक तो होगा ही, क्योंकि देखिए बिच्छू के काटने पर इतना गाना कोई वैसे गा नहीं सकता सच में। तो बिच्छू से कुछ और ही चीज का मतलब है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन वो आपको अखरता नहीं है, क्योंकि उसमें एक पूरी थॉट है। आजकल ये नहीं कि कोई ऐसे कैच फ्रेजेस जो लोग इस्तेमाल कर देते हैं, उसका कोई ना किसी फिल्म की कहानी से ताल्लुक होता है ना किरदार से ताल्लुक होता है। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट के बाहर, इनफैक्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट प्रॉब्लम that we discussed in the morning. Javed Saab mentioned about the stories being rooted in culture, or the language needs to be rooted in experience. The problem is that even when it is rooted, and we have some younger writers who are much more rooted in it, they are not using the right context every time, and that gives it a different meaning, and that's more obvious in the so-called more conventional status quo is popular culture, and I think that's something which we need to fight. शबाना जी, आप एक creative person हैं, you're a thought leader to me. What do you think of all of this on lyrics, on whether poetry is trying to nudge around and create its own space in the present day backdrop of the film industry? What is your can't hear? Just shorten. What was your question? What do you feel about poetry as a form trying to nudge around its way and fumble around and find more space? Well, if you look at the songs of the 50s and the 60s, even as late as the 70s, and the people who wrote it, I mean, you had Sahir and Majru and Kaifi and Janisar Akhtar and Rajinder Singh, Rajinder Kishan and all these people, they really were using poetry, and they were using a language which was very beautiful. मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ. It was not really poetry, but it was lyrical. What we are seeing today is not lyrical, and that is the problem. We've completely lost out. Forget about poetry, we've lost out on what is lyrical. Do you agree, Prasoon? Was that? Yeah. कुछ हद तक यस, बिकॉज इसी वक्त में जावेद साहब और मैं भी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए. तो बिकॉज वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन डू, बट यस, पहले जो काम था वो बहुत ज़्यादा ऐसा काम था जो लिरिकल था, बहुत खूबसूरत था, और बड़ी सहजता से वो आपके जहन में उतर जाता था, आपके अवचेतन में ऐसे बिना दरवाज़ा खटखटाए प्रवेश कर जाता था कि आप उसको कभी गुनगुनाते तो लगता अरे कब सुना था मैंने, कब सीखा था मैंने. तो ऐसा एक जो एहसास था वो शायद कम हुआ है, और आज जो रेपिटेशन है, see, I have a problem with this hook phrase. I come from advertising, so सिर्फ hook phrase और baselines पे चलता है. जी. लेकिन वहाँ advertising has actually moved on from hook phrase and baseline to thoughts.
You know, this campaign here, Yes, I Am Crazy, is which I just recently done for Coca-Cola. You see, this is a campaign which is talking about a thought ki, yes, I am crazy, I am helping people. You know, I am doing something for others. Advertising has moved on. हम लोग फिल्मों में जो है हुक फ्रेज भटक रहे हैं और अंतरा जो है बेचारा वो मुखड़े का पोअर कजिन बन के रह गया है। वो लोग कहते हैं कि मुखड़ा बता दो बस, अंतरा तो देख लेंगे बाद। जी जी बिल्कुल। हाँ। You know, तो वो ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, क्योंकि जब एक कवि लिखता है या कोई एक शायर लिखता है, एक लिरिसिस्ट लिखता है, तो एक उसका थॉट प्रोसेस होता है, उसको निभाता है, शुरू से आखिरी तक निभाता है, उसको भी खुद भी मजा आता है उसमें, और अंत में वो किसी अंजाम तक उसको पहुंचाता है। और आज वो अंजाम तक पहुंचने की किसी को जरूरत नहीं है, आप 2 लाइन बता दीजिए बस, वो 2 लाइनों से काम हो जाएगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू यूज दैट सॉन्ग। आज सॉन्ग्स देखे जाते हैं, आज गाने सुने नहीं जाते। और ये रिंगटोन्स नाम का जो प्राणी आ गया है हमारी जिंदगियों में, जिसमें आपको 30 सेकंड में एक बात ऐसी कहनी होती है जो हर बार आपको एनवेलप पुश करना पड़ता है कि चलिए थोड़ा सी और बदतमीजी कर ले जाए ताकि वो याद रहे और वो रिंगटोन किसी की बन जाए। मुझे लगता है कि ये भी काफी हद तक लिरिक राइटर्स को फोर्स करती है कि हम ऐसी कोई ऑडेशियस बात कह जाएं उस हुक लाइन में, you know, so that, and because it's a multi-crore, 450 crore rupee business. जावेद साहब, आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, मैं कुछ जो बाय लार्ज काम हो रहा है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हीं हालात में जैसा कि प्रसून जी ने कहा, लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा भी काम करने को। हुआ क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे गाने के ख़िलाफ़ हो गई। एक ज़बान कम होती जा रही है फिल्मों में भी, समाज में भी। 2, म्यूज़िक का टेम्पो इतना बढ़ गया है कि उसमें वर्ड होंगे भी तो आपको सुनाई ही नहीं देते। 3, जो अब मिक्सिंग होती है म्यूज़िक की तो उसमें परकशन वर्ड्स के ऊपर होता है जी, तो ताल इतनी ज़ोर से होती है कि वर्ड उसमें दबे हुए होते हैं, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, कुछ एक रिडल सॉल्व करना जैसा हो जाता है कि इसके शब्द हैं क्या, अच्छे बुरे वो तो बाद में तय होगा, सवाल ये कि क्या है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। चौथे क्या हुआ है कि जो लोग आज फिल्में बना रहे हैं, ज़्यादातर उन्होंने फिल्म मेकिंग जो है वो हिंदी फिल्मों से नहीं सीखी है, उन्होंने अमेरिकन सिनेमा से सीखी है जी। तो कुछ बहुत ज़्यादा वो खुशी नहीं होते गाने से, दे ट्रीट सॉन्ग परहैप्स एज अ नेसेसरी इवल, तो उसको वो लाइट हार्टेडली तो यूज़ करने को तैयार है कि एक आइटम सॉन्ग हो गया, एक हंगामा हो गया, एक ये हो गया, लेकिन जो ठहराव था जी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, इसमें वो शर्माने लगेंगे, उन्हें लगे ये क्या कर रहे हैं हम। तो सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, टेम्पो कंड्यूसिव नहीं है, ऑर्केस्ट्राइजेशन कंड्यूसिव नहीं है, और लैंग्वेज समाज की भी और फिल्म इंडस्ट्री की जो बनाने वाले हैं, जो बायर्स हैं हमारे लिरिक के, उनकी वो कंड्यूसिव नहीं। तो इतनी चीज़ें हमारे खिलाफ हैं इस वक्त, और इस भीड़ में भी आपको साल में 2-4 तो पिक्चर ऐसी मिल ही जाती हैं कि जिनमें अच्छे गाने। नहीं बिल्कुल, हालांकि मेरा मानना है कि आजकल लिरिसिस्ट अक्सर हाथ पीछे बांध के लिखते हैं। अमित जी, आपने युग पुरुष की तरह आपने एक यू ट्रैवल्ड अ वेरी लॉन्ग जर्नी थ्रू राइटिंग, तो आपको कैसे उस वक्त, और अब आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? मैं बड़ा, मेरी शिकायत है कि आप फिल्मों में क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? देखिए क्या है कि ये एक इत्तेफाक है, मैं हमेशा आई सर्च फॉर न्यू होराइजन्स, इट्स नॉट दैट आई गिव अप राइटिंग, आई वाज राइटिंग एंड आई have been writing over the years, both poetry and a lot of non-fiction, but it's a matter of just choice. और दूसरा ये आप तीनों फिल्मों में गीत लिख रहे हैं आजकल, और मेरे ख्याल से सिर्फ गुलजार साहब यहाँ नहीं है, तो यही 4 नाम आज हैं जो मैं कहूँगा कि कुछ इज्जत से लिए जाते हैं फिल्म लिरिक्स में। तो आप लोगों का खुद का तजुर्बा जो है, आपको शायद आप जावेद साहब सबसे, आप तीनों में से पुराने हैं, वैसे मैं इनसे पुराना लिरिसिस्ट रह चुका हूँ। तो ये मैं जावेद साहब से पूछूंगा, जो काम करने का तरीका था वो इतना बदल गया कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिए गाने लिखना। और ये नहीं मैंने मतलब 400 गाने लिखे हैं, मेरे ख्याल 45 फिल्मों में गाने लिखे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा था।
मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अमित जी चूंकि इन दिनों गाना नहीं लिख रहे हैं तो प्रोड्यूसर का दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो ये कि गाने तो अच्छे ही लिखते थे, इन्होंने जब भी लिखा अच्छा गाना लिखा है। दूसरे की अजीब आदमी है, इन्होंने 400-500 गाने लिखे होंगे, इन्होंने कभी गाने का पैसा नहीं लिया। तो दूसरा नुकसान ये हो रहा है प्रोड्यूसर का कि अच्छा भी गाना मिला और फ्री में मिल रहा है। इन्होंने क्यों नहीं लिए, हमने बहुत जने समझाने की कोशिश की मगर ये माने नहीं। इन्होंने कभी गाने लिखने का पैसा ही नहीं लिया, ऐसे ही लिख देते थे। और अब जैसे इनकी शायरी है, इसलिए कि इस वक्त तो इनकी किताब रिलीज हुई है, इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी और हुई हैं कई सेशन में, इस पे आ जाइए। अब मैं कम से कम 30 साल से तो मैं जानता हूँ कि पोइट्री करते हैं और मैं उन चंद खुश नसीबों में से था जिन्हें ये सुनाते थे। वहाँ गाने का पैसा नहीं लेते थे, यहाँ पोइट्री छपवाते नहीं थे। तो मैं इनसे कह भाई इसे छपाते क्यों नहीं आप, ये दूसरों तक पहुँचनी चाहिए। भाई आपके 3 दोस्त 4 दोस्त सुन लेते हैं, इतना काफ़ी आपके लिए। तो खैर शुक्र है कि विदिन 30 इयर्स ये मेरी बात को मान गए और इन्होंने ये किताब छपाई है। और ये आप देखेंगे ये इनकी शायरी भी इनकी तरह इनकी ही जैसी है। इसमें आमतौर से हम लोग जब लिखते हैं, ख़ासतौर से हमारी जो पहली किताबें होती हैं उनमें किसी न किसी शायर की गूंज आपको मिलती है कि भाई ये जब कॉलेज में पढ़ते थे फलां को एडमायर किया था इन्होंने और ये इनकी फैंटेसी थी, वैसा लिखूँ मैं। तो फिर उसे आउटग्रो भी कर जाता आदमी। इसमें गूंज नहीं है, इस किताब में आवाज़ है। वाह। तो ये एक बहुत अनोखी बात है कि आदमी पहले दिन से अपना ही जैसा लिखे। और मैं एक छोटी सी नज़्म, वैसे तो इसमें सभी कुछ अच्छा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। याद। दीवार पर लगी तस्वीरें, तस्वीरों में छुपे लोग, लोगों से जुड़ी यादें, वक्त के अपने किस्से हैं, जहन पर पड़ते हैं, कहो तो धूल हटा दें। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। You won't believe it, that was the poem that I was about to read. दिल से दिल को राह होती है, क्या बात है। अमित, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों ही जबान में आपकी माहिरी है। It's once famously said that translation is like pouring perfume from one bottle into the other. Some of the fragrance is bound to be lost. When you translate your own work, I'm curious to know why you chose to write in Hindi rather than in English, and whether when you translate it into English, you found difficulty in translating some of the metaphors, some of the simile, because the languages and in what they are placed historically is so completely different. And how did you overcome that? You know, Shabana, I think you were one of the first persons to actually get me into translating. First with Kafi Saab's poetry, which a lot of I did, and then Javed Saab's poetry. And I always felt that you used the right metaphor, that some of the fragrance will be lost because the construct and the syntax of each language is different, and it's unique because it is again connected with the culture, with the you know, the way the language has developed and was born. You know, for example, Urdu is a language which is born out of a confluence. उसमें आपको पर्शियन, जो कि क्योंकि आर्मी की लैंग्वेज थी, कैंटोनमेंट्स में डेवलप हुई थी मुगल टाइम्स में, तो वो उसमें आपको पर्शियन वर्ड्स हैं, अरबिक वर्ड्स हैं, अवधी के वर्ड्स हैं, खड़ी बोली के वर्ड्स हैं, यहाँ तक कुछ तुर्की और ज़बानें भी मिली हैं। इसी तरह हिंदी जो है, आप देखिए वो संस्कृत से खड़ी बोली निकली, फिर वो इन्फ्लुएंस होते हुए अपने मकाम पे पहुंची जो आजकल है। तो हर ज़बान का अपना लहजा होता है, अपनी रिदम होती है, अपनी लय होती है, वो तो मुश्किल है। और जहाँ तक कि मैंने इसका अनुवाद क्यों किया, इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक
I write in both languages, as you know, and I perhaps the next anthology will be in English, which I would rather than translate in Hindi or Urdu or Hindustani. It's just a question of reaching out to a larger audience. I'll now request. जी मैं एक्चुअली जी बिल्कुल, और फिर मैं अमित जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ पढ़ के सुनाएं। जी प्रसून। एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सी कविताएं हैं, ये कुछ इसका तासीर इसकी फ़र्क थी। तो चींटी करके, कल मैंने प्लेन में इनके साथ था तो उस वक्त मैंने कहा था इनसे, मैं चींटी हूँ ज़माना पहाड़ और तकदीर दुश्मन। मैं चींटी हूँ ज़माना पहाड़ और तकदीर दुश्मन, क्या वाकई ऐसा है या मेरा वहम है? अपनी नाकामियों पर बहानों की चादर ढांपे मैं अपने घाव छुपाता फिरता। मैं अपनी नाकामियों पर बहानों की चादर ढांपे अपने घाव छुपाता फिरता। मुझे जब अपने पर गुस्सा आता, औरों पर झुंझलाता, अपनी सच्चाई से कतराता। सब अपने हिस्से का झूठ लिए भाग रहे हैं, सब अपने हिस्से का झूठ लिए भाग रहे हैं। मैं अपना झूठ तुम्हें सुना रहा हूं। तुम्हें रास नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें उस सत्य की अपेक्षा है जो तुम स्वयं नहीं बोल पाते, क्योंकि तुम स्वयं नहीं बोल पाते। हमारे पास हमारा बटा हुआ एकांत ही तो है, हमारे पास हमारा बटा हुआ एकांत ही तो है जो जोड़ता है रोशनी और अंधेरे को। रात तो अभी शुरू हुई है, सामने पहाड़ है, तकदीर दुश्मन और मैं एक चींटी हूं। वाह 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 वाह। मनोज जी, आप अपनी कोई पसंदीदा इसमें से संग्रह में से सुनाएंगे? ये एक छोटी सी कविता है, इसमें थोड़ा सा हाइकू का रंग मिलेगा आपको। पंछी, थका पंछी पेड़ पर ठहरा, डाल झुकी, रात रुकी, अंधेरा जागा, चांद भागा। थका पंछी पेड़ पर ठहरा, डाल झुकी, रात रुकी, अंधेरा जागा, चांद भागा। नीचे उतरा नन्हा कतरा ओस का, ठोस सा, छाया स्तब्ध, काया निशब्द। प्यास खिली, आस मिली, बौ फूटी, डाल छूटी, गगन जुड़ गया, पंछी उड़ गया। ये एक और छोटी सी नज्म है, दूरी इसका उन्वान है। जब मैं छोटा था और अकेले कहीं घर से लौट रहा होता तो रास्ते को बिजली के खंभों से नापता, बस 2 खंभे और। इस तरह 2-2 खंभे कर कई खंभों से गुजरता हुआ घर पहुंच जाता। इस तरह 2-2 खंभे कर कई खंभों से गुजरता हुआ घर पहुंच जाता। अब 2 खंभे भी बहुत दूर लगते हैं और कई खंभे पार करके भी घर नहीं पहुंचता। इतने वर्षों में मैंने अपना घर कितनी दूर बना लिया है, या फिर मेरा घर का सफर बहुत लंबा हो गया है। In this, I'm not reading the translations because it will take long. This is titled Zindagi Ke Zaiqe, the Taste of Life. It's an unusual poem, so I'm reading it out. हमारी यादों में बसे हैं कितने जायके, हमारी यादों में बसे हैं कितने जायके, बचपन और जवानी से होते हुए आज तक ताज़ा है स्वाद। हमारी यादों में बसे हैं कितने जायके, बचपन और जवानी से होते हुए आज तक ताज़ा है स्वाद, कितना नदीदा है मन। दुनिया एक दावत है, तश्तरियों में सजाकर लाओ माजी। दुनिया एक दावत है, तश्तरियों में सजाकर लाओ माजी, लोग चखे तो सही तुम्हारी जिंदगी का जायका। दुनिया एक दावत है, तश्तरियों में सजाकर लाओ माजी, लोग चखे तो सही तुम्हारी जिंदगी का जायका। लाजमी है ये कुछ मीठा होगा, कुछ तीखा, कुछ कसैला, कुछ कड़वा। मेहमानों को चाहे ये खाना पसंद आए या ना आए, लेकिन मायूस होकर तुम ये दस्तरखान हटा मत देना। मेहमानों को चाहे ये खाना पसंद आए या ना आए, लेकिन मायूस होकर तुम दस्तरखान हटा मत देना। जमाने का जी इतना भी नहीं भरा कि सामने रखी थाली छोड़कर उठ जाए। चलो चखाएं एक निवाला दिन,
और पिलाएं एक घूंट रात। चलो चखाएं एक निवाला दिन और पिलाएं एक घूंट रात। याद कराएं कुछ भूले मसाले, जगाएं कुछ पुरानी खुशबुएं। नशा तारी है, सफर में लज्जत बाकी है, अभी सजे रहने दो अपना दस्तरखान। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स अ रियल प्रिविलेज और आपकी आवाज़ में, जावेद साहब की आवाज़ में कविताएं सुनी, इसमें तो और भी मज़ा आ गया। मेरी पसंदीदा कविता थी दूरी, जो आपने पहले पढ़ दी। मैं बस एक संक्षिप्त में पढ़ूंगा। अमलतास एक कविता है। मेरे सामने एक खंडहर है जो कभी मकान था या उससे पहले एक घर था। अब भी इस घर के कुछ निशान नजर आते हैं। दो बांसों के सहारे लकड़ी कपड़े सुखाने की लटकी कपड़े सुखाने की रस्सी, आंगन में सूखा हुआ तुलसी का पौधा, खिड़कियों पर चिपके हुए अखबार के फटे पन्ने, एक टूटा फूटा सिलबट्टा, एक जंग लगा कूड़ादान, बरामदे में आराम कुर्सी जिसकी एक टांग गायब है। इस कुर्सी पर बैठ के न जाने कौन अखबार पढ़ता होगा। क्या ये घर खुशहाल था? क्या यहाँ कभी किलकारियां गूंजी होंगी? क्या यहाँ शहनाई बजी थी कभी? क्या यहाँ कोई मातम भी हुआ था? तो इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। समय का मुझे इशारा किया जा रहा है और बधाइयाँ आपको बहुत। और इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू मॉडरेट दिस डिस्कशन। एंड जावेद साहब, प्रसून जी, शबाना जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।